जिस भाई को मैंने अपनी जवानी जलाकर पाला, उसी ने अपनी शाही शादी में मुझे नहीं बुलाया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस बैंक कर्ज पर वह अपनी अमीरी का महल खद्दा कर रहा है, उसकी असली चाबी मेरे ही हाथों में है। कहते हैं कि एक पैडस अपनी जड्ढों से कटकर कभी हरा नहीं रह सकता। इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों न पहुंच जाए, अगर वह उस सीढ़ी को भूल जाता है जिसके सहारे उसने चढ़ना सीखा था, तो उसका गिरना तय है। हमारे समाज में ऐसे कई रिश्ते हैं जहां एक इंसान अपना सब कुछ लुटाकर दूसरे को संवारता है, लेकिन दौलत और रुतबे की अंधी दौड़ में अक्सर वही निस्वार्थ प्रेम पैरों तले रौंद दिया जाता है। आज की कहानी कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे बड़े भाई के टूटे हुए दिल और उसके खामोश स्वाभिमान की वो हुंकार है जिसने घमंड के सबसे ऊंचे महल को एक पल में राख के ढेर में बदल दिया। गोविंद एक बेहद साधारण और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। शहर से दूर एक छोटे से कस्बे में उनका एक पुराना सा घर था। जब गोविंद महज 20 साल के थे, तभी एक भयानक सड्डा चेक दुर्घटना में उनके माता पिता का साया उनके सिर से उठ गया था। उस समय उनका छोटा भाई सुमीत सिर्फ 5 साल का था। घर में कमाने वाला कोई नहीं था और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोद लिया था। उस छोटी सी उम्र में गोविंद ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने सपनों का गला घोंट दिया और कस्बे की ही एक कपद्धा मिल में मजदूरी करने लगे। गोविंद ने कभी शादी नहीं की। उनका मानना था कि अगर कोई और औरत घर में आई तो शायद उसके छोटे भाई सुमीत को वह प्यार और दुलार न मिल सके जो उसे चाहिए। गोविंद खुद फटे हुए कपड़े पहनते, कई कई रातों तक भूखे सो जाते, लेकिन सुमीत की किसी भी फरमाइश को उन्होंने कभी अधूरा नहीं छोड़ा। सुमीत पढ़ने में बहुत तेज था। गोविंद ने अपनी दिन रात की हाथ तोड़ा मेहनत और पिता की छोड़ी हुई कुछ पुरानी पुश्तैनी जमीन के बल पर सुमीत को शहर के सबसे बड़े कॉलेज से पढ़ाई करवाई। सुमीत ने भी शुरुआत में बहुत मेहनत की और वह एक बहुत बड़ी कंपनी में उच्च अधिकारी बन गया। लेकिन जैसे जैसे सुमीत के पास पैसा और रुतबा आने लगा, उसके संस्कार और उसकी जड़ें उससे दूर होने लगीं। उसने शहर के सबसे महंगे इलाके में अपना एक शानदार फ्लैट ले लिया और कस्बे में आना लगभग बंद कर दिया। सुमीत की जिंदगी में रूपाली नाम की एक लड्डाडन की आ चुकी थी। रूपाली शहर के एक बहुत बड्ढे और रईस उद्योगपति गजेंद्र जी की इकलौती बेटी थी। सुमीत को अब अपने बड्ढे भाई गोविंद के उन मैले कपड़डाहों, उनकी उस टूटी हुई साइकिल और उनके उस छोटे से घर से शर्म आने लगी थी। जब भी गोविंद शहर अपने भाई से मिलने जाते, सुमीत उन्हें घर के अंदर नहीं ले जाता, बल्कि बाहर ही किसी साधारण से ढाबे पर खाना खिलाकर वापस भेज देता। एक दिन सुमीत अचानक कई महीनों बाद कस्बे में गोविंद के पास आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और बनावटी प्यार था। उसने गोविंद के पैर छुए और मुस्कुराते हुए बोला, भैया, मैं शहर में अपनी खुद की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे इस व्यापार के लिए कुछ सरकारी कागजों पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। दरअसल माता पिता के बाद आप ही मेरे अभिभावक हैं, इसलिए व्यापार में कर छूट के लिए आपके हस्ताक्षर बहुत जरूरी हैं। गोविंद तो अपने भाई को देखकर ही खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनके लिए उनका भाई ही उनकी पूरी दुनिया था। गोविंद ने बिना एक पल सोचे उन कागजों पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, अरे पगले, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मेरी तो ये जान भी तेरे ही लिए है। भगवान करे तेरी कंपनी आसमान की ऊंचाइयों को छुए। लेकिन सीधे साधे गोविंद यह नहीं जानते थे कि वे कागज किसी कर छूट के नहीं थे। सुमीत अपनी कंपनी के लिए बैंक से 10 करोड़ डियाच रुपए का एक बहुत बड़ा व्यापारिक कर्ज ले रहा था और उस कर्ज के लिए उसने गोविंद की उस बेशकीमती पुश्तैनी जमीन को जमानत के तौर पर रखा था, जो राजमार्ग के किनारे थी और जिसकी कीमत आज करोड़ों में थी। सुमीत ने बहुत ही चालाकी से अपने ही बद्ध भाई को उस कर्ज का इकलौता कानूनी जमानती यानी गारंटर बना दिया था। दोस्तों, जब अपने ही खून में फरेब मिल जाए तो इंसान का विश्वास पूरी मानवता से उठ जाता है। एक बड्ढा भाई जो पिता के समान होता है, वह अपनी संतान के लिए अपनी गर्दन तक कटाने को तैयार रहता है, लेकिन जब वही संतान पीठ में खंजर घोंप दे तो पिड्ढा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।
अगर आप भी मानते हैं कि अपनों के साथ किया गया ऐसा धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही गहराई और जीवन के असली मायने सिखाने वाली सच्ची कहानियां आप तक लाने की हिम्मत देता है। कृपया भावनाओं से जुद्धे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हस्ताक्षर लेने के बाद सुमीत फिर कभी लौटकर कस्बे में नहीं आया। कुछ महीनों बाद सुमीत और रूपाली की शादी तय हो गई। गजेंद्र जी चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी किसी साधारण जगह नहीं, बल्कि राजस्थान के एक बहुत बड़े और शाही महल में हो, जहां देश विदेश के बड़े मेहमान आए। सुमीत ने भी इस शाही शादी के लिए अपनी नई कंपनी के उसी बैंक कर्ज का एक बड़ा हिस्सा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। लेकिन इस शादी के बारे में गोविंद को कुछ भी नहीं बताया गया। सुमीत और रूपाली को लगता था कि अगर गोविंद अपनी उस देहाती वेशभूषा और टूटी हुई चप्पलों में उस शाही शादी में आ गए, तो गजेंद्र जी के रईस मेहमानों के सामने सुमीत की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। सुमीत ने गोविंद को फोन करके बस इतना कहा, भैया, मैं रूपाली से अदालत में एक बहुत ही साधारण तरीके से शादी कर रहा हूं। आपको इतनी दूर सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों बाद रूपाली को लेकर आपसे आशीर्वाद लेने खुद आऊंगा। गोविंद ने भी अपने भाई की बात मान ली। उन्होंने अपनी संदूक से अपने जीवन भर की जमा पूंजी निकाली और अपनी होने वाली बहू के लिए सोने की एक बहुत ही सुंदर पायल खरीद कर रख ली। शादी के दिन गोविंद अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी कस्बे का एक लड़का भागता हुआ उनके पास आया। उसके हाथ में मोबाइल फोन था। उसने उत्साह से कहा, अरे गोविंद काका, आप यहाँ बैठे हैं। आपके भाई सुमीत की शादी की तस्वीरें तो पूरे इंटरनेट पर छाई हुई हैं। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा महल, हजारों मेहमान और कितनी बड़ी गाड़ियां। आपने हमें बताया भी नहीं कि आपके भाई की शादी इतनी बड़ी जगह हो रही है। लड़के ने जैसे ही वो तस्वीरें गोविंद को दिखाईं, गोविंद के पैरों तले से जमीन खिसक गई। तस्वीरों में सुमीत शेरवानी पहने बड़े बड़े नेताओं और उद्योगपतियों के साथ हंसता हुआ खड़ा था। गोविंद का दिल किसी शीशे की तरह टूट कर बिखर गया। जिस भाई को पालने के लिए उन्होंने अपनी जवानी की सारी खुशियां राख कर दी, उस भाई ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर उन्हें अपने पास खद्दा होना भी गवारा नहीं समझा। गोविंद की आंखों से आंसुओं की एक खामोश नदी बहने लगी। वे उस रात सो नहीं सके। उनके कानों में सुमीत के वो शब्द गूंज रहे थे कि वो एक साधारण सी शादी कर रहा है। गोविंद को समझ आ गया था कि उनका रुतबा अब उनके भाई की अमीरी के लायक नहीं रहा। अगली ही सुबह डाकिये ने गोविंद के हाथ में एक सरकारी लिफाफा लाकर दिया। यह शहर के सबसे बड़े बैंक का पत्र था। गोविंद ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, उनके होश उड़ डेच गए। पत्र में लिखा था, आदरणीय गोविंद जी, सुमीत एंटरप्राइजेस को 10 करोड़ डैच रुपए का कर्ज सफलतापूर्वक दे दिया गया है। इस कर्ज के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन को इकलौती जमानत बनाने और मुख्य गारंटर बनने के लिए बैंक आपका धन्यवाद करता है। गोविंद के हाथ कांपने लगे। उस एक पत्र ने सुमीत के सारे काले सच खोलकर गोविंद के सामने रख दिए थे। सुमीत ने न केवल उन्हें शादी से दूर रखा, बल्कि अपनी उसी झूठी शान और शाही शादी का खर्च उठाने के लिए धोखे से उनकी जमीन को कर्ज में फंसा दिया था। सुमीत को लगा था कि उसका अनपढ़ भाई कभी इन कागजों की असली ताकत को समझ ही नहीं पाएगा। अपनों के हाथों मिले धोखे का दर्द किसी भी इंसान को अंदर से मार देता है, लेकिन जब एक शांत और सच्चा इंसान अपने स्वाभिमान पर चोट खाता है, तो उसका क्रोध सुनामी से भी ज्यादा भयानक होता है। अगर गोविंद के इन आंसुओं ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है और आपको लगता है कि सुमीत के इस घमंड को टूटना ही चाहिए, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ ढककर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, ताकि रिश्तों की सच्चाई और संस्कारों को बचाने की यह लड़ाई कभी कमजोर न पड़े। आपका एक क्लिक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस दिन गोविंद के अंदर का वो दयालु और भावुक बद्धा भाई हमेशा के लिए मर गया। उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति ने ले ली जिसे अब सिर्फ अपने आत्मसम्मान और अपने पिता की जमीन की परवाह थी। गोविंद ने तुरंत अपनी एक पुरानी शर्ट पहनी और कस्बे की बस पकड़ सीधा शहर के उसी बैंक में पहुंच गए। वे सीधे बैंक के मुख्य प्रबंधक श्री अवस्थी जी के केबिन में गए। अवस्थी जी गोविंद को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वो जमीन बहुत पुरानी और नामी थी।
गोविंद ने बहुत ही शांत लेकिन कड्डी एचक आवाज में कहा, अवस्थी जी, मुझे मेरे भाई सुमीत के कर्ज की जमानत के वो सारे कागजात अभी के अभी रद्द करवाने हैं। मैं अब उस कर्ज का गारंटर नहीं रहना चाहता। मेरे हस्ताक्षर धोखे से लिए गए थे और मैं अपनी संपत्ति की गारंटी तत्काल प्रभाव से वापस ले रहा हूं। अवस्थी जी हैरान रह गए। उन्होंने समझाते हुए कहा, गोविंद जी, आप यह क्या कह रहे हैं? अगर आपने अभी अपनी गारंटी वापस ले ली तो यह नियम का बहुत बड़ा उल्लंघन होगा। बैंक तुरंत सुमीत जी का सारा व्यापार और उनके सभी बैंक खाते फ्रीज कर देगा। उन्हें 24 घंटे के अंदर वो सारा पैसा वापस करना होगा, वरना वो सड्डेच पर आ जाएंगे। आप गुस्से में अपने ही भाई को बर्बाद कर रहे हैं। गोविंद की आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने मेज पर हाथ रखते हुए कहा, मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानता हूं अवस्थी जी। जो इमारत धोखे की नींव और रिश्तों की बलि चढ़ाकर खरीदी की गई हो, उसका गिर जाना ही बेहतर है। आप अपनी कानूनी प्रक्रिया शुरू करें। बैंक ने कोई देरी नहीं की। उसी दिन सुमीत की कंपनी और उसके सभी निजी बैंक खातों पर रोक लगा दी गई। सुमीत को तुरंत 10 करोड़ डीएच रुपए जमा करने का नोटिस भेज दिया गया। उधर सुमीत रूपाली के साथ एक बहुत बड़े 5 सितारा होटल में अपनी शादी का एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित कर रहा था। शहर के सभी रईस लोग वहां मौजूद थे। गजेंद्र जी छाती चौद्दी करके अपने दामाद की अमीरी के गुण गा रहे थे। तभी समारोह के बीच में बैंक के कुछ बड़े अधिकारी और पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने सीधे मंच पर जाकर सुमीत के हाथ में जब्ती का आदेश थमा दिया। अधिकारी ने माइक पर सभी मेहमानों के सामने कहा, सुमीत जी, आपके मुख्य गारंटर ने अपनी जमानत वापस ले ली है। आपके सभी खाते जब्त कर लिए गए हैं। अगर आपने कल सुबह तक कर्ज नहीं चुकाया तो आपकी कंपनी नीलाम कर दी जाएगी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। गजेंद्र जी का चेहरा पीला पड्डी डीडीएच गया। सुमीत पसीने से लथपथ हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। उसने घबराते हुए अधिकारी से पूछा, लेकिन मेरे गारंटर ने अपनी गारंटी वापस क्यों ली? वापस? वो तो मेरे अपने बड़े भाई हैं। तभी हॉल के मुख्य दरवाजे से एक भारी और जानी पहचानी आवाज गूंजी, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई को यह समझ आ गया है कि जिस सांप को उसने अपना खून पिलाकर पाला था, वो उसी को डसने की तैयारी कर रहा था। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूमी। वहां गोविंद खदड़े थे, वहीं साधारण कपड़े, वहीं टूटी हुई चप्पल, लेकिन आज उनके चेहरे का तेज उस पूरे महल की रोशनियों से कहीं ज्यादा था। सुमीत हड्डबड्डाता हुआ मंच से नीचे उतरा और भागकर गोविंद के पास आया। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? आपने ऐसा क्यों किया? मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। गोविंद ने अपनी आंखों से सुमीत को ऐसे देखा जैसे कोई किसी अनजान और घिनौने इंसान को देखता है। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, बेइज्जती? किस इज्जत की बात कर रहा है तू सुमीत? जो इज्जत तूने अपने उस भाई से छुपाई जिसने तुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। तूने अपनी इस झूठी शान के लिए मुझे अपनी शादी के लायक नहीं समझा और उसी शान को बनाए रखने के लिए तूने धोखे से मेरी पुश्तैनी जमीन बैंक में गिरवी रख दी। तुझे लगा था कि तेरा यह गंवार भाई कभी तेरे इस महंगे खेल को समझ नहीं पाएगा। रूपाली और गजेंद्र जी यह सुनकर सन्न रह गए। गजेंद्र जी को अब समझ आ चुका था कि सुमीत की वो सारी अमीरी सिर्फ एक खोखला दिखावा थी और वह पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। गजेंद्र जी ने गुस्से में सुमीत से कहा, तुमने हमसे झूठ बोला था सुमीत, तुम तो पूरी तरह से कंगाल हो। रूपाली, चलो यहां से, इस फरेबी इंसान के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। रूपाली ने भी अपने गहने उतारे और बिना एक शब्द कहे अपने पिता के साथ वहां से चली गई। समारोह में आए सारे मेहमान कानाफूसी करते हुए एक एक करके बाहर निकलने लगे। कुछ ही पलों में वो शानदार हॉल बिल्कुल खाली हो गया। सुमीत अब घुटनों के बल जमीन पर पड़ रहा था। उसका गुरूर, उसकी झूठी शान, उसकी पत्नी, सब कुछ खत्म हो चुका था। वह फूट फूट कर रोते हुए गोविंद के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो भैया, मैं दौलत और दिखावे के नशे में पूरी तरह अंधा हो गया था। मेरा सब कुछ लुट गया। बैंक मुझे जेल भेज देगा। मुझे बचा लीजिए भैया। गोविंद ने अपने पैर पीछे खींच ली। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उन्होंने अपनी जेब से सोने की वो पायल निकाली जो उन्होंने रूपाली के लिए खरीदी थी और उसे सुमीत के सामने जमीन पर फेंक दिया। माफी की कोई गुंजाइश नहीं बची है सुमीत।
तूने मुझे उस दिन ही मार दिया था जिस दिन तूने मुझे अपनी खुशियों से बेदखल किया था। तूने मेरा पैसा नहीं चुराया था। तूने मेरे 25 साल के उस बाप वाले प्यार का गला घोंटा था। अब अपनी इस खोखली अमीरी का कर्ज खुद चुकाना। गोविंद बिना एक बार पीछे मुद्दे उस हॉल से बाहर निकल गए। सुमीत अपनी बर्बादी के उस अंधेरे कुएं में अकेला रोता रहा, जहां से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं था। उसका अहंकार ही उसका सबसे बड़ा काल बन गया था। दोस्तों, जीवन में कभी भी उन हाथों को मत झटकना जिन्होंने तुम्हें उस वक्त संभाला था जब तुम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते थे। रिश्ते दौलत से नहीं, सम्मान और कृतज्ञता से चलते हैं। जो इंसान अपनों का दिल दुखाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, उसका गिरना उतना ही दर्दनाक होता है। अगर गोविंद के इस स्वाभिमान ने आपके दिल को गर्व से भर दिया है और आपको लगता है कि सुमीत को उसके किए की बिल्कुल सही सजा मिली, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ इतना शेयर करें कि कोई भी इंसान अपने माता पिता या बड़े भाई बहनों का अपमान करने से पहले 100 बार सोचे। कमेंट में जरूर बताएं कि क्या गोविंद का यह कड़ेदिशा फैसला सही था। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।